हरदोई कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष सिंह धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देने के लिए हरदोई जनपद में चर्चित हैं। कांग्रेस को जुझारू संगठन के रूप में जाने जाते हैं। सच्चाई से तुम झूठ की बुनियाद हिला दो और वक्त की आवाज से आवाज मिला दो, आवाज मिला दो। जनता के हाथ में ही इख्तियार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आगमपुर की पुलिया बनवाना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं हूं कलीमुल्ला फारूकी, आप देख रहे हैं मरियम टाइम्स पॉडकास्ट। आज मरियम टाइम्स पॉडकास्ट का पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष सिंह सोमवंशी जी हमारे साथ हैं। आशीष सिंह का परिचय आपको बता दें। आशीष सिंह जी 2003 से 2007 तक NSUI के जिलाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। 2007 से 2017 तक कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 2017 से 2019 तक कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर इनके संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनको 2019 से 2025 तक कांग्रेस का पूर्णकालिक जिलाध्यक्ष तैनात किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रूप में आशीष सिंह ने तमाम धरना प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया। शासन प्रशासन की नीतियों का खुलकर इन्होंने विरोध किया। आज आशीष सिंह जी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का, आप सबने स्नेह दिया, हमें अवसर दिया। आशीष जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का इस समय क्या वजूद है? किस स्थिति में आप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कांग्रेस, मैं समझता हूँ जो हम लोग पहला चुनाव अभी लड़े थे 22 से और 19 में दीदी प्रभारी बनी, तब से लगातार अब बेहतर स्थिति में है। कांग्रेस की चर्चा है, कांग्रेस ने मेहनत की है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे जो माननीय प्रभारी प्रियंका दीदी रही, उसके बाद अविनाश पांडे जी अब हैं, तो कांग्रेस अब बेहतर काम कर रही है। ग्राउंड लेवल पर चूंकि मैंने खुद काम किया, हमारे साथी काम कर रहे हैं, बूथ लेवल तक वोट लिस्टों पर भी काम हो रहा है, SIR में भी हम लोगों ने काम किया है। तो मैं समझता हूँ अब जो नतीजे आएंगे, क्योंकि समय लगता है डैमेज कंट्रोल करने में। कांग्रेस ने अपने को, एक चीज मुझे कांग्रेस को बहुत अच्छी लगी, कांग्रेस ने अपनी कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सारी आंधियां आई जातिवाद की, धार्मिक उसकी सांप्रदायिकता की, लेकिन कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारधाराओं पर, अपनी मूल विचारधारा पर मजबूती से कायम है। और हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरे आपको दिख रहे होंगे, तो नई पौध तैयार है नए चुनौतियों के लिए और कांग्रेस नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, कांग्रेस का संभावित गठबंधन किस दल के साथ होगा? और यदि गठबंधन होता है तो उस स्थिति में कांग्रेस की क्या स्थिति हरदोई जनपद में होगी? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी तो हमारा गठबंधन PDA का चल ही रहा सपा के साथ। कोई माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे हैं और अखिलेश यादव जी की तरफ अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, गठबंधन नहीं है। गठबंधन है और हम लोग मानसिक तौर से भी उसके लिए तैयार भी हैं। हरदोई में कांग्रेस की स्थिति आप जानिए, लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें गठबंधन में थीं और समाजवादी पार्टी लड़ी थी। दोनों सीटें, एक हम 25,000 से हारे, एक 20-22 हजार से हारे। तो लगभग जो नेक टू नेक फाइट हुई थी, वह फाइट फिर 2027 में होगी, क्योंकि गठबंधन को जनता उसको पसंद कर रही है और जनता में ये मन है कि गठबंधन बना रहे। तो हमारा वोट वर्गीकृत नहीं होगा, पब्लिक खुल के वोट देगी और वही नतीजे आएंगे जो लोकसभा में 80 में से हम लोग सारी जीते, वही नतीजे इसमें आएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति, विशेषकर आप हरदोई की बात करें तो आप भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर हमलावर होने के बजाय आपका विशेष रुझान देखा गया है हरदोई के राजनीतिक घराना अग्रवाल परिवार के विरोध में। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उसके दो कारण हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम जब छात्र राजनीति में थे तब आप युवा थे, हालांकि अभी युवा हैं। अब हम लोग भी लगभग 40-42 साल हो गए। एक 70 सालों में हरदोई की व्यवस्था में कोई भी दल की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी की रही हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, आखिर हरदोई की व्यवस्था का जिम्मा किसके पास रहा? उन्हीं नेताजी के पास रहा जिस पर लोग हमलावर रहते हैं। और आप यकीन मानिए कि आज उनकी जवाबदेही बनती है लगातार, इसलिए उनसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, बसपा की सरकार रही, बसपा के सरकार में भी मंत्रालय रहा, सपा की सरकार में भी उनके पास मंत्रालय रहा और भाजपा की सरकार में भी मंत्रालय रहा, लोका के समय भी मंत्रालय रहा, तो रहा तो उन्हीं के पास। और जब आपके पास कोई व्यवस्था है तो सवाल तो आपसे पूछेंगे ना। उसके बाद फिर निष्ठावान नहीं रहे कहीं पर भी वो किसी के साथ,
नहीं नहीं, वो जब बुरा निष्ठावान वाली तो बात अलग जब है। देखिए जब बुरा वक्त लेकिन आया जी निष्ठावान वाली बात तो अलग है, लेकिन आपने जैसे बताया कि विभिन्न दलों की सरकारों में विभिन्न हाँ पदों पर आसीन रहे, बिल्कुल तो बिल्कुल ऊर्जा लोकतांत्रिक कांग्रेस गठबंधन भाजपा की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे। हाँ बिल्कुल आपका ऊर्जा विभाग में आशातीत यहाँ पर आपको परिवर्तन दिखाई दिया हाँ वो अभिवृद्धि की मैंने क्षेत्र देखे में। हैं वो पर्यटन विभाग में आपको पर्यटन स्थलों का विकास दिखा गया। हाँ परिवहन विभाग में आपको एक रोड बस अड्डा, एक सहायक हाँ परिवहन प्रबंधक के रूप में कार्यालय हाँ हुआ है। हाँ, इसी तरह के सड़कों का जाल बिछा है या बिजली घर बने हैं। इसको आप विकास की दृष्टि से क्या देखते हैं? देखिए जब वो ऊर्जा मंत्री थे तो सबसे बड़ा घोटाला स्क्रैप घोटाला ऊर्जा मंत्रालय में खुला था। आज भी आप हरदोई की सड़कों पर निकलिए तो हर चौथा पांचवा खंभा आपको नीचे से अगर कमजोर दिखेगा, झुका हुआ, गला हुआ, तो उन्हीं ऊर्जा मंत्रालय के कार्यकाल का मिलेगा। फिर वो परिवहन मंत्रालय में रहे। परिवहन मंत्रालय में रहा कि उनके जो निजी लोग थे उन्हीं की बसें लीज पर लगाई गई, उन्हीं को लाभ मिला, उन्हीं की टेंडर उन्हीं के वेंडर हुए। परिवहन मंत्रालय में उस समय जो परिवहन का जो स्टाफ यूनियन थी तत्कालीन, उसके अध्यक्ष ने परिवहन बसों में खरीद का 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खरीद का घोटाला परिवहन मंत्रालय के समय पर उसने यूनियन के अध्यक्ष ने बाकायदा शिकायत सरकार से की थी। और अभी और कौन सा मंत्रालय, हाँ स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे जब समाजवादी पार्टी के समय, अस्पताल की हालत तब भी वही थी, अस्पताल की हालत आज भी वही है। तो आप ऊर्जा मंत्री रहे हो, आप परिवहन मंत्री रहे हो, पर्यटन मंत्रालय रहा। पर्यटन मंत्रालय जब रहा तो बेला ताली और पीछे शमशान उस सार्वजनिक स्थान को सौंदर्यीकरण के नाम पर अपने भाई को करोड़ों लाखों रुपए का उन्होंने लोन दिलाया। उस लोन से होटल तो बन गया, पर बेला ताली तो बाद में विकसित हुई ना। उस पैसे से होटल चलाया, व्यवसाय चलाया। किसने होटल बना? उनके किसी भाई का भाई तो आप है जिसका नहीं। इशारा कर रहे हैं, देखिए जो लोग सिद्धांतविहीन हो, जिनकी हरदोई की राजनीति में कोई प्रासंगिकता न रही गई हो, उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। वो खुद में समझते होंगे मैं सीरियस हूँ, लेकिन हरदोई की जनता, हरदोई के युवा, हरदोई का नौजवान, आने वाली पीढ़ी उनको सिद्धांतविहीन नेता मानती है। उनको उनकी कोई प्रासंगिकता हरदोई की राजनीति में अब नहीं। मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है। हरदोई में भाजपा सरकार से आप किस हद तक संतुष्ट हैं? कुछ कार्यप्रणाली से इससे संतुष्ट है या जिससे असंतुष्ट है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संतुष्ट होने का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि जनता नहीं संतुष्ट है। आप देखो जनता खाद की लाइन में लगी, डीएपी के लिए लाइन में लगी, स्मार्ट मीटर के लिए अभी आप देख ही रहे हो फर्जी बिलिंग आ रही है, उसके लिए बिजली घरों के पीछे लाइन में लगी है। फिर आधार कार्ड की लाइन लगी है, डाकखाने में लाइन में लगी है, नोटबंदी की लाइन में लगी है, कोरोना की लाइन में लगी है, शमशान शमशान कब्रिस्तान हुआ। ठीक है, लोगों को अपने प्रियजनों स्वजनों को देखने का मौका नहीं मिला, फूंकने का मौका नहीं मिला, अंतिम दर्शन की यात्रा में ले जाने का मौका नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ ही क्या? वो जिसको अमृत काल बोल रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि उसमें से अगर आ हटा दें तो वही ज्यादा सही रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का अन्य दलों से गठबंधन की क्या कुछ संभावना है या अभी? देखिए ये जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो समाज को विभाजित कर रही हैं, जो जाति धर्म में विभेद पैदा कर रही हैं, इन ताकतों को रोकने के लिए जो समान विचारधारा के दल हैं, उनके साथ जाने के लिए, उनके साथ आने के लिए हमें कोई परहेज नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। आप सोचो, आप सरकार ये कह रही है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां 500 का सिलेंडर देंगे, 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। हमें आपको तो 1 सिलेंडर मिलना मुश्किल है। अब सबसे गर्म विषय आज का इशू आप देख लो, सारे स्कूल खुल गए। ऐसा कौन सा अभिभावक है जिसकी जेब पर बोझ नहीं है? सिलेबस एक बदी हुई दुकान से खरीदा जा रहा। अभी डीजल पेट्रोल के उतने अपेक्षित दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन बसों का किराया, स्कूल बसों का किराया, रेंट बढ़ाया गया। तो आज इस मुद्दे पर बोलने वाला कौन है? हर ऐसा कोई अभिभावक नहीं है जो जिसकी गाढ़ी कमाई आज शिक्षा माफियाओं द्वारा न लूटी जा रही हो। उस पर कोई बयान है? अगर कोई ये बयान दे दे, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित मानता हूं उन नेताओं को जो ये कहते हैं कि जनता से कहते हैं, जनता के दम पर जिसका सियासी वजूद बना हो, जनता ने जिसको सब कुछ माना हो, तमाम विपरीत आंधियां चली हो, लेकिन जनता जिनके साथ खड़ी रही हो, आज वो मंच से जनता के लिए कहते हैं कुर्ते छोटे कर देंगे। मुझे लंबा करना था, छोटा करने वाले था। अरे हम लीडर चुनने आए थे कि टेलर चुनने आए थे? इसके मतलब जनता को अब समझ में आ गया कि हमें बेकार में वोट देते रहे, हम तो लीडर चुन रहे, तो टेलर निकला। मोदी जी वाला हाल हो गया, 56 इंच की छाती थी, लेकिन ना लाला किसी को दिखा पाए, ना किसी को जवाब दे पाए। अच्छा, हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति क्या है? क्योंकि अक्सर चुनाव में देखा गया है, पिछला भी चुनाव अपने कांग्रेस के बैनर तले में लड़ा था। अधिकांश कांग्रेस के लोग पर्दे के पीछे से उन्हीं राजनेता की मदद करते हुए दिखाई दिए। वर्तमान स्थिति में क्या रहेगा?
ये थोड़ा कटु सत्य है, आपने सच कही बात कही है। और सारे दल में ऐसे लोग होते हैं, जो सभी दलों में आप अवसरवादी लोग मिलेंगे, जो अपना निजी लाभ के लिए किसी न किसी बड़े नेता के इधर उधर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन मैं पहला चुनाव लड़ा, उसमें भी मैंने उनकी दाल नहीं गिरने दी। आगे जो भी चुनाव पार्टी लड़ेगी, किसी नेता की दाल बाहरी नेताओं के गुर्गे जो हैं कांग्रेस के चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। उसके दो कारण हैं, क्योंकि अब राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, तो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा, और उसने जो भी अभी तक निर्णय लिए हैं या जो निर्णय अभी लंबित चल रहे हैं, हर चीज की जांच हो रही, इंक्वायरी हो रही। जो खांटी कांग्रेसी हैं, जो सच्चे कांग्रेसी हैं, आप सोचो कि हमारे 432 बूथ थे हरदोई सदर में, तो हम लोग बाईमानदारी अभी एसआईआर पे देखिए हम लोग लड़ाई, तो बाईमानदारी हमने बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, वोटर लिस्टों का समीक्षा की। और समीक्षा नहीं की तो आप सोचो, उस एकमात्र हरदोई की सियासत में 7 दशकों से काबिज परिवार के घर से हमने फर्जी वोट निकाले एसआईआर में, उनके भाई भतीजों घर से वोट निकाले। तो गंभीरता से एसआईआर पे कांग्रेस ने काम किया है, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, लगभग 13,500 वोट कटवाने का हमने काम किया है। तो जो फर्जी वोटिंग थी, ये यहां तक गणित था कि हरदोई की जनादेश को कैसे गुमराह किया जाए। हर 5 बूथ पर एक बूथ ऐसा था जो 500-600 वोटों का बना हुआ था। अब हरदोई के अंदर 144 बूथ अगर हैं, तो आप मान लीजिए 25 बूथ लगभग हो गए जाके, 25-30 बूथ ऐसे, तो 17-18 हजार वोटों की लीड तो वैसे भी हो गई। तो कांग्रेस ने, अगर ये हम लोगों ने काम नहीं किया निजी तौर से, हमने खुद किया है व्यक्तिगत, मेरी टीम लगी है, हमारे रिसर्च के लोग लगे हुए हैं, एक एक वोट हमने फर्जी कटवाने की कोशिश की है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो ड्राफ्ट सूची वगैरह सब प्रकाशन हो जाए, उसके बाद जो आपत्तियां होंगी वो भी हम दमखम से दाखिल करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के कुछ प्रमुख मुद्दे जो अभी से विपक्षी दल उठा रहे हैं, जैसे इसमें आपका स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, जातियों का जो आरक्षण वाला है, यूजीसी पे यूजीसी है, आपका इस सिलेंडर वाला तत्कालीन महत्व है, और भी बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है। ये किस मुद्दे पर विपक्ष को सबसे ज्यादा प्रहार सत्तारूढ़ दल पर देखने को मिलेगा? देखिए, पहले मैं तो अपनी बात जानता हूँ। मेरा जो सामने वाला विपक्ष है, उसकी मंशा सिर्फ इतनी है कि हम किसी एक व्यक्ति के विरोध में वोट पा जाएं और चुनाव जीत जाएं। क्योंकि जब से मैं चुनाव हारा, तब से लगातार मैं तो लोगों के बीच में हूँ। आप मेरे आंदोलन देखोगे, प्रदर्शन देखोगे, धरना देखोगे, सब चीजें आप मेरी देखोगे। लेकिन जो लोग जिनको जनता ने काफी ज्यादा जनादेश दिया, और वो 10 साल तक दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, समझ रहे हैं, तो उनका एक फोकस ये है कि हम बस विरोध का वोट पड़ जाएं। देखिए, हमारा विरोध किसी से नहीं, मेरी प्रतिस्पर्धा है। मैं प्रतिद्वंदिता नहीं करता, मैं प्रतिस्पर्धा करता हूँ। अगर फारूकी जी अच्छे आदमी है तो मुझे उनके जैसा अच्छा आदमी बनना है, वो मेरा बेंचमार्क हो सकते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। तो मेरा मुद्दा देखिए, सबसे बड़ी चीज हरदोई में बेरोजगारी। आज लक्ष्य मिश्रा जैसे छोटे छोटे कच्ची उम्र के युवाओं को हिस्ट्री शीटर बना के अगर उनको मारा जा रहा है, उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, गुड्डू बाजपेयी जैसे लोगों की हत्या हुई है, पूरा कालखंड रहा है गुड्डू बाजपेयी से लेके हरशंकर मिश्रा से लेके और तमाम संजय मिश्रा तक, सब लोगों का। तो क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती चली गई, रोजगार नहीं था, आत्मनिर्भर नहीं थे, अपनी फैक्ट्रियां नहीं थी, अपना संसाधन नहीं थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आज अस्पतालों में सुविधा नहीं, गरीब आदमी के पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, सरकारी योजनाओं पर निर्भर, लाभ मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हरदोई में बेरोजगारी दूर करना है, रोजगार दिलाना है। हमारे संसाधनों पर, हमारी जमीन पर, इसके उत्पादों पर सबसे पहला हक हमारे युवाओं का होना चाहिए। उसके बाद महंगाई तो पूरे दुनिया, पूरे देश का मुद्दा है महंगाई, उससे हम आप सब जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है हरदोई में क्या एक काकस बन गया है। पिछले 70 दशकों में लगातार शिक्षा माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, राशन माफिया, ये सारे माफिया हावी हो गए। ये तो सभी दलों की सरकारों में, नहीं, सभी दलों की सरकारों में नहीं रहे। देखिए, बसपा में भी थे, सपा में भी थे, तमाम चर्चित खनन माफिया कांग्रेस के रिजीम में आप नहीं बता पाओगे कोई खनन माफिया का नाम। जब तक कांग्रेस 90 अरसे से कांग्रेस रही है, तब तक आप नहीं बता पाओगे किसी खनन माफिया का नाम। जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया, या जो हरदोई के युवाओं का अपनी सियासत के लिए कच्चे माल तरीके इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहते हैं, उन्होंने कच्चे माल तरीके इस्तेमाल किया, युवा ने झंडा बुलंद किया, उसके बाद वो बेचारा घर बैठ गया, नहीं माना बगावत कर दी, तो हिस्ट्री शीटर बना दिया, नहीं माना गैंगस्टर बना दिया, नहीं माना जेल भेज दिया। अच्छा, एक बात बताइए आप कि राजनीति में मेन टारगेट अग्रवाल परिवार क्यों रहता है? इसके पीछे कोई पुराने कारण है
या क्या है? देखिए, टारगेट में वो व्यवस्था पर बैठे हैं। जब आप मंत्री होंगे, जब आप हरदोई में मंत्री होंगे, जब आप हरदोई में विधायक होंगे, जब आप ही हरदोई में चेयरमैन होंगे, जब आप ही जिला पंचायत में अध्यक्ष होंगे, तो यदि मेरी गली की नाली गंदी है, चौक होगी, तो मैं तो अग्रवाल परिवार से कहूंगा, भैया मेरी नाली साफ करो, क्योंकि तुमने जिम्मेदारी ली है। और मैं देखिए, मैं एलईडी लाइटों को, सड़कों को, इनको सबको विकास नहीं मानता। विकास वो है जो आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दे, जिससे आदमी आत्मनिर्भर महसूस नहीं, करे। विपक्षी दल के लोग आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना, पब्लिक एक लंबे अरसे से उनको जो है विश्वास जता रही, उन पर भरोसा जता रही, उनको अपना जनप्रतिनिधि चुन रही है। ये यही तो अत्यंत दुखद है कि उनको जिनको जिनको जनप्रतिनिधि चुन रही है, वही तो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे। और एक लॉजिक है फर्जी वोटिंग का, अगर नहीं था तो उनके घर से 40 वोट कैसे फर्जी निकले? तो फर्जी वोटों पर जो जीतते चले आए हों, समझ रहे हैं, तो उनकी सियासत में हम लोगों ने सेंध लगाई है। और ना लगाई होती तो यूं मंचों से धमकी नहीं देना पड़ता कि कुर्ते लंबे कर दूंगा, छोटे कर दूंगा हरदोई की जनता को, या पेड़ में बंधवा दूंगा, या हिसाब करा दूंगा। आप सोचो, हरदोई में सदर के अंदर 4 मजबूत जाति समीकरण है: ठाकुर, ब्राह्मण, ठीक, मुसलमान, पासी, पठान, ठीक है ना। और इन चारों में जिसने विश्वास दिखाया, मुझे तो, मैं उस समय थोड़े दिन के लिए फैन हो गया था जब शेर चुनाव निशान से कोई एक नेता चुनाव लड़े थे। मैंने सोचा सच में शेर होगा, नरेश अग्रवाल जी लड़े। लेकिन जब उस शेर ने अपनों को खाना शुरू कर दिया, शेर को जब भूख लगी तो अपने को खा लिया, फिर शेर को भूख लगी अपने को खा लिया, तो मुझे लगा नहीं, तो गलत है, ये तो आने वाले हमारे हरदोई के भविष्य को भी खा जाएगी। और वो शंका बिल्कुल सही साबित हुई। समझ रहे आप? तो अब पासियों में क्या है, कितनों को रोजगार दे रहे हो? खुलेआम मंच से वीडियो वायरल हुआ कि मैंने बोल दिया थानों में खुल के दारू निकालो, खुल के दारू बेचो। ब्राह्मणों को क्या है? ब्राह्मणों की हत्याओं का रिकॉर्ड है। ठाकुरों को क्या है? ठेका दे दो, कोटा दे दो, उसके लड़ा। मुसलमानों के साथ क्या किया? सूर्यफील का तर्जुमा पढ़ा मुन्नी में चौराहे पर, वोट लिया गुमराह करके, और जब आपने वोट दे दिया तो उसी पार्टी